हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉलिटिकल कनेक्ट। हमारे लेक्चर सीरीज़ के सेकंड लेक्चर में कोल्ड वॉर के पार्ट 2 लेक्चर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेनली इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, जिसमें मेन फोकस रहेगा नेटो और वार्सो पैक्ट पे, साथ ही सियाटो और सेंटो इसके बाद हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स की, तो एक चीज़ यहाँ पर जो बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि बायपोलर वर्ल्ड और टू पावर ब्लॉक्स दोनों में वो यूएस और यूएसएसआर लिखते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जहाँ हम बायपोलर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं वहाँ हम यूएस और यूएसएसआर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पावर ब्लॉक्स की बात करते हैं तो पावर ब्लॉक्स यहाँ इंडिकेशन है मिलिट्री अलायंसेस का, यानी कि सिर्फ यूएस यूएसएसआर नहीं है, यूएस और यूएसएसआर इसमें लीड ज़रूर कर रहे हैं इन ग्रुप्स को। तो आइए एक बार इसको समझ लेते हैं। जैसे ही कोल्ड वॉर शुरू हुई, धीरे धीरे करके पूरा वर्ल्ड जो है दो सुपर पावर्स में बट गया। उन सुपर पावर का नाम था यूएसए और यूएसएसआर। ये आप प्लीज़ वर्ल्ड मैप, मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि एटलस साथ में लेके बैठिए। यूएसए और यूएसएसआर आपको पता होना चाहिए। रशिया के साथ वाला जो एरिया है वो यूएसएसआर है, और यूएसए जो आपका है अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अलग से एक कंट्री है। तो वेस्टर्न यूरोप में लीड करने के लिए यूएस ने एक अलायंस फॉर्म किया, मिलिट्री अलायंस। शायद इसका रीज़न ये था क्योंकि उन देशों में आपस में मिलिट्री, पॉलिटिकल और इस तरह के कंपटीशन शुरू हो गए थे, और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद दोनों ही देशों में ट्रस्ट डेफिसिट की भी प्रॉब्लम थी। तो वेस्टर्न यूरोप में जो अलायंस बना, मिलिट्री अलायंस बना या ग्रुप बना, उसे वेस्टर्न अलायंस के नाम से भी जाना जाता है, जिसे लीड किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। अब इसमें 3-4 चीज़ें मैंने एक ही पॉइंट में आपको दे दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म हुई उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म 1 मार्क में आ सकती है। नेटो इज स्टैंड फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ईयर की अगर हम बात करें 1949 में ये फॉर्म हुआ। मेंबर्स की अगर हम बात करें तो इसके 12 नेशन स्टेट जो थे मेंबर्स थे। पॉलिटिकल साइंस में कंट्रीज़ को नेशन स्टेट कहा जाता है। तो 12 मेंबर्स थे। इसके लिए आप मैप रेफर कर सकते हैं, पेज नंबर 5 पे जो मैप है वो मेंबर्स का दिया हुआ है। उसमें वेस्टर्न पार्ट है जो नेटो को रिप्रेजेंट करता है, और ईस्टर्न पार्ट जो है वो वार्सो पैक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करें एम की कि नेटो को क्यों फॉर्म किया गया था, तो उसका मेन एम था सिक्योरिटी टू द मेंबर्स। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हो तो उसका मेन एम होता है उसकी मेंबर कंट्रीज़ के वेलफेयर या किसी भी एजेंडा को लेकर के मेंबर कंट्रीज़ को बेनिफिट करना। तो आइए इसका एम हम समझ लेते हैं। अटैक ऑन वन मेंबर विल बी काउंटेड एज अटैक ऑन ऑल द मेंबर्स। तो ये माना जाता है, आप ऐसे समझिए फॉर एग्जाम्पल कि अगर यूएस पर कोई कंट्री अटैक कर देती है तो नेटो के जितने मेंबर्स हैं ऐसा माना जाएगा कि उन सब पे अटैक है, और उन सब की मिलिट्री एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे उस वॉर में। तो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे। और थोड़ा सिंपल करके समझें तो अगर इसको ग्रुप के हिसाब से समझे, जो ग्रुप हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि 2 ग्रुप हैं स्कूल में या आपकी क्लास में, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, और दोनों ग्रुप इस एजेंडा पे बने हुए हैं कि अगर मेरे ग्रुप को आप ज्वाइन करते हो, ग्रुप ए को, तो अगर एक को भी कुछ कहेगा तो हम सब आपकी हेल्प करेंगे। इसी तरह का ये एम था नेटो का कि अगर एक पर कोई भी कंट्री अटैक करती है तो उस अटैक को सारे मेंबर्स पे, यानी कि नेटो पे अटैक माना जाएगा, एंड दे विल रिवर्ट बैक अकॉर्डिंगली। आइए अब बात कर लेते हैं कि वेस्टर्न अलायंस की होड़ में या उसके पैरेलली एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड किया यूएसएसआर ने। क्योंकि अगर आप ईयर देखोगे तो नेटो बना है 49 में और वार्सो पैक्ट बनाया गया है 55 में। इसके मेंबर्स मैप के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 7 मेंबर्स दिखाए गए हैं। इसमें एक अच्छी चीज़ है, अगर आप ईस्ट और वेस्ट देखोगे तो एक एरिया में ईस्ट जर्मनी जो है मेंबर है और दूसरे में वेस्ट जर्मनी, तो एक मेंबर आपको ईजिली याद हो जाएगा। अगला अगर हम फंक्शन और एम की बात करें तो उसको नेटो को काउंटर करने के लिए ही बनाया गया था। कहीं ना कहीं यहाँ से भी एक इंडिकेशन मिलती है कि यूएस और यूएसएसआर के बीच में किस तरह से कोल्ड वॉर एक मिलिट्री अलायंस के रूप में भी सामने उभर कर आया। तो आइए आगे सियाटो और सेंटो को डिस्कस करने से पहले ये एक बार थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स की बात करें तो 2 ग्रुप बने, 2 ब्लॉक बने। एक बना वेस्टर्न यूरोप में और एक बना ईस्टर्न यूरोप में। जो ईस्ट में बना, आप जिस तरफ भी बैठे हो अपनी साइड में देखो, जो ईस्टर्न था, ईस्ट की साइड था उसे ईस्टर्न अलायंस कहा गया, जो वेस्ट में था उसे वेस्टर्न अलायंस कहा गया। जो वेस्ट था, यानी कि जो डब्ल्यू से वेस्ट अलायंस शुरू हो रही है, उसको लीड किया यूएसए ने, और जिसे
जो ईस्टर्न से शुरू हो रहा है उसको ईस्टर्न अलायंस को लीड किया यूएसएसआर ने। तो आई होप इट इज़ क्लियर। तो ईस्टर्न अलायंस में नेटो था, ईस्टर्न अलायंस में वार्सो पैक्ट था, वेस्टर्न अलायंस में आपका नेटो था। ईयर था 4955, मेंबर्स 12 थे, 7 थे। इसमें अगेन आपको मैप रेफर करना है, ये पिक्चर क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। वो हम लेटर ऑन कल के लेक्चर में जब पिक्चर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो ये मैं आपको करवाऊंगी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एम अगर बात करें तो अटैक ऑन वन विल बी काउंटेड एज अटैक ऑन एनी अदर मेंबर, कि भाई अगर एक पे अटैक होता है तो सारे दोस्त मिल करके उसको हेल्प करेंगे। वहीं अगर वार्सो पैक्ट की बात करें तो वार्सो पैक्ट बनाया गया था नेटो को काउंटर, यानी कि अगर कोई भी नेटो इस तरह का एक्शन लेता है तो यूएसएसआर का जो ग्रुप है वार्सो पैक्ट वो उससे जो है काउंटर कर सके। अब डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से कि इसमें से क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। अगर हम सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स 10 ईयर्स को उठा करके देखें तो इसमें से अगर बात करें हम वेटेज की तो 1 मार्क में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2 मार्क में भी, 4 मार्क में भी और 5 मार्क में भी। तो ये अमेजिंग चीज़ है, छोटे से सेक्शन से हमें इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेटो और वार्सो पैक्ट ये आपके ईयर वाइज मैच द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं। मैच द फॉलोइंग 5 मार्क में आएगा तो ये सिर्फ पिक्चर क्वेश्चन ही आ सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है लेकिन कम, ओनली 20% पॉसिबिलिटी, बट पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम 4 मार्क की बात करें तो उसमें आपको नेटो, वार्सो पैक्ट, सियाटो एंड सेंटो, ये चारों पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन का पैटर्न हो गया। अगर हम बात करें सैम्पल पेपर की तो सैम्पल पेपर का क्वेश्चन मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी कि सैम्पल पेपर में, इस बार के सैम्पल पेपर में नेटो का एक एमसीक्यू दिया हुआ है। अब अगर हम बात करें पावर ब्लॉक्स में, नेटो हम कर चुके हैं, वार्सो पैक्ट कर चुके हैं, सियाटो और सेंटो बचा है। सियाटो और सेंटो जो है वो यूएस ने लीड किया था, यहाँ मैंने आपको लिख दिया है। अब क्योंकि उनका भी एम सेम था कि किसी भी कंट्री एक पे अटैक होगा तो वो मेंबर कंट्रीज़ पे अटैक माना जाएगा, लेकिन इसमें एक अमेजिंग चीज़ है कि यूएसएसआर जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ क्लियर हो रहा है कि यूएस जो है वो ज़्यादा पावरफुल था और यूएसएसआर कंपैरेटिवली उसे फॉलो कर रहा था, उसके रेप्लिका में अलाइंसेस बनाता जा रहा था। एक बार इसको प्रूव करके देख लेते हैं कि ऐसा क्यों। अगर आप देखोगे तो यूएस की अलाइंस थी नेटो, सियाटो, सेंटो। अब कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड मैप के रीजन को भी दिखाते हैं। ये नॉर्थ अटलांटिक एरिया में बनाया गया, इसे वर्ल्ड के सेंटर में बनाया गया, इसे साउथ ईस्ट एशिया यानी कि इंडिया जैसे देशों के आसपास का जो एरिया है वहाँ बनाया गया। तो कहीं ना कहीं यूएसए जो है वो मिलिट्री एक्सपेंशन या मिलिट्री अलाइंसेस के एक्सपेंशन में कहीं ज़्यादा आगे था एज़ कम्पेयर टू यूएसएसआर। तो अगर हमें पोजिशनिंग करनी है, अगर हमें रैंक देनी है तो कहीं ना कहीं इन एक्टिविटीज़ से प्रूव होता है कि नंबर 1 पे यहाँ यूएसए है हाइपोथेटिकली, और वर्ल्ड नंबर 2 पे यूएसएसआर है। अब ये जो जगह मैंने छोड़ी है इसको हम एंड में देखेंगे यहाँ आकर के कि यहाँ ये स्पेस जो है ये किसके लिए है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं अगला पार्ट जो कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें नैम की तो पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। नैम इज़ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ईयर था आपका, इसका ईयर मैंने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि नैम कब फॉर्म हुआ था। अगली क्लास में मैं आपको बताऊँगी कब फॉर्म हुआ था और इसकी पहली मीटिंग कहाँ हुई थी। अब है मेंबर कंट्रीज़। मेंबर कंट्रीज़ के लिए ये मैंने आपके लिए ट्रिक बना दी है। आई, आँख वाला जो स्पेलिंग होता है EYE, इसमें कोई भी एक ई आप साइलेंट रख सकते हैं। ये सिर्फ मैंने एब्रीविएशन के लिए बनाया था। E फॉर इजिप्ट, Y फॉर यूगोस्लाविया, I स्टैंड फॉर इंडिया, G स्टैंड फॉर घाना, I स्टैंड फॉर इंडोनेशिया। अब इजिप्ट है, यूगोस्लाविया है, इंडिया है, घाना है, इंडोनेशिया है। अब इनके लीडर, इनके साथ ही हम देख लेते हैं। अब्दुल नासिर, मार्शल टीटो,
और इंडिया से हैं जवाहरलाल नेहरू, घाना से हैं एन क्रूमा और इंडोनेशिया से हैं सुकार्नो। ये लीडर्स आपके 1 मार्क और 2 मार्क में पूछे जा सकते हैं। अगर हम 10 ईयर क्वेश्चन जब करेंगे कल की वीडियो में तो आप देखोगे कि ये 1 और 2 मार्क में पूछे गए हैं हर 2-3 साल के गैप पे एक बार। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे, कौन से ऐसे फैक्टर थे जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाया गया। तो अब क्योंकि फैक्ट्स मैंने बता दिए हैं, अब इसकी एक बार मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ कि नैम क्यों बनाया गया। अब आप सपोज़ करिए कि आपकी क्लास में 2 ग्रुप बटे हुए हैं, या आपकी सोसाइटी में, आप किसी भी सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ 2 ग्रुप बटे हुए हैं पॉलिटिकल ग्रुप, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको XYZ फ़ायदे होते हैं, ग्रुप बी को ज्वाइन करते हो तो भी आपको ABC तरह के फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सोसाइटी में दोनों में से जो पावर में रहेगा, सपोज़ करो कोई भी RWA के इलेक्शन लड़ता है तो जो पावर में रहेगा वो आपको फेवर करेगा, और जो आपके अगेंस्ट है वो अननेसेसरी आपका दुश्मन बन गया। तो अब एक तीसरा ग्रुप था, आपको याद है होगा कि मैंने एक रैंक का ऐसे पोडियम बनाया था। उस पोडियम में ये वाली जो जगह थी ये खाली थी, ये जगह खाली थी इन न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के लिए। न्यूली इंडिपेंडेंट हमारे जैसे जैसे इंडिया को आज़ादी मिली 47 में, ऐसे ही वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे ऐसे देश थे जो 1945 के बाद आज़ाद हुए। कुछ देश जैसे कि क्यूबा, वो उन्होंने USSR जैसे ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, लेकिन इंडिया जैसे देशों को ये खतरा था कि जो क्यूबा के साथ हुआ वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तो इन देशों ने क्या किया, मिल करके ये सोचा कि क्यों ना हम अपना एक ग्रुप बना लें, ना हम ग्रुप ए में जाएं ना हम ग्रुप बी में जाएं, तो ना ही तो हमारी दुश्मनी ग्रुप ए से होगी ना ग्रुप बी से होगी। अब इसको और थोड़ा सिंपल करके समझ लेते हैं कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में अगर किसी को भी आप ज्वाइन करते हो तो आपको कोई भी फ़ायदा मिल सकता है। सपोज़ करो वो कहते हैं कि अगर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो मैं अपने ग्रुप के मेंबर से आपकी प्रैक्टिकल फाइल फ्री में बनवा दूंगा, आपके वाइवा के मार्क्स लगवा दूंगा। ये कहता है कि अगर आप ऐसा करते हो तो बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको चीटिंग करवा दी जाएगी। तो ये इस तरह के कुछ लालच अगर आपको दिए जाते हैं, लेकिन आप सोचते हो कि एक तो मेरा दुश्मन बनेगा ही बनेगा, तो आपने क्या सोचा कि भाई मैं न्यूट्रल रहता हूँ ताकि मैं ग्रुप ए से भी फ़ायदा उठा सकूँ और ग्रुप बी से भी। जब मुझे लगे कि ग्रुप ए पावर में है तो मैं ग्रुप ए की तरफ टिल्ट हो जाऊँ, और ग्रुप बी जब पावर में तो ग्रुप बी की तरफ। तो आई होप ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ ए आप समझ सकते हो USA है और बी जो है वो USSR है। कल के अगर थंबनेल में आपने देखा होगा तो मैंने एक सीरियल का फोटोग्राफ लगा रखा है जिसमें गोपी बहू को मैंने क्यूबा दिखा रखा है, बिकॉज शी वॉज द विक्टिम। क्यूबा भी इसी तरह का एक विक्टिम था। तो क्यूबा को यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पर इसलिए लिया है कि उनको एक सबक के तौर पर लेते हुए इन छोटे छोटे देशों ने अपनी एक अलग जो है वो ग्रुप बना लिया, और उस ग्रुप को कहा गया नैम। मैंने जो छोटे छोटे बॉल्स बनाए हैं इसका रीज़न है कि ये लोग नंबर में ज़्यादा थे, यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा थे, तो बहुत सारी चीज़ों में ये वेस्टर्न कंट्रीज से बेटर थे। तो इनको लगा कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो तो हमारे पास हैं, तो हमारी इंडिपेंडेंसी को बनाए रखने के लिए हमें एक अलग ग्रुप बना लेना चाहिए, और इस तरह नैम फॉर्म किया गया। अब देख लेते हैं, ये तो थी कहानी आपको समझाने के लिए। अब जब एग्ज़ाम में लिखेंगे तो उनको हम कहते हैं फैक्टर्स, कि किन फैक्टर्स से उसको बनाया गया। पहला था कॉपरेशन के मैम, अब यहाँ दिया हुआ होगा बुक में कि 5 मेंबर्स में कॉपरेशन, लेकिन ये कॉपरेशन है जितने भी मेंबर्स नैम के रहेंगे ये एक दूसरे के साथ मिलकर के कॉपरेट करेंगे। दूसरा था कोल्ड वॉर की जो टेंशन चल रही थी, US और USSR, तो कोई भी अपनी गर्दन पे जो है बिना बात की आरी नहीं चलवाना चाहता था, कोई भी बिना बात की मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। तो उनको लग रहा था कि अगर कल को आज US पावरफुल है, कल को USSR पावरफुल हो गया तो किसी एक के साथ जाना अच्छी डिसीजन नहीं है, और इसीलिए इन्होंने नैम बनाया। तीसरा फैक्टर था न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़, जो नए देश थे। अब कोई भी सपोज़ करो आप नया घर बनाते हो तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको पैसा चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आपको पैसा चाहिए एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, और कंट्री में टेक्निकल एडवांसमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं आप डिपेंडेंट रहोगे। तो क्यों वो कहते हैं ना कि अगर लकड़ियों का बंद गट्ठा है तो उसको तोड़ना मुश्किल है, अगर आप अलग अलग एक एक लकड़ी को तोड़ोगे तो उसको तोड़ना आसान है। इसीलिए इनको लगा कि अगर हम सब मिलकर के अपना ग्रुप बना दें तो हम इन दोनों को चैलेंज कर सकते हैं, और अंत में यही हुआ। तो अब हम एक बार
थोड़ा सा चैप्टर में पीछे जाएंगे क्योंकि इसमें अरीनाज हैं। अरीनाज सिर्फ मैप के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं 1 मार्क के, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो उसको मैं सिर्फ थोड़ा बहुत ऊपर से सिर्फ 1 मिनट में आपको बता देती हूँ। अरीनाज की अगर हम बात करें, अरीनाज बेसिकली वो एरियाज़ होते हैं जो इफेक्टेड रहे कोल्ड वॉर के दौरान। तो अरीनाज की बात करें तो इसमें आप सिर्फ एक एब्रीविएशन ध्यान रख लेना, KBC। आजकल KBC टीवी पे वैसे भी चल रहा है। तो K स्टैंड फॉर कोरिया, B स्टैंड फॉर बर्लिन, C स्टैंड फॉर कोंगो। ये आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी 3 ऐसी सिटीज़ मार्क करो जो अरीनाज ऑफ कोल्ड वॉर। इसमें और भी कंट्रीज़ हैं लेकिन ये 3 से आपका काम हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये एब्रीवेशन आपको दे दी है। अब अरीनाज इनफैक्ट अगर आपसे पूछा जाए क्या इम्पैक्ट हुआ तो आप क्यूबा का एग्जांपल उठा सकते हो। वही सब इन सारे देशों को झेलना पड़ा कि जो ये फॉलो कर रहे थे, लेट्स से ग्रुप ए में अगर गए या ग्रुप बी में गए तो अननेसेसरी इनको ग्रुप ए से एक्सप्लॉयटेशन झेलनी पड़ी, और बी क्योंकि उनका ऑटोमेटिकली वो दुश्मन बन गया। तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं इन देशों को कोल्ड वॉर की दौरान बहुत नुकसान उठाना पड़ा। अब अगर हम बात करें अरीनास के बाद एक छोटा सा सेक्शन और है, वो है कि न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ ने नैम से पहले, क्या सभी कंट्रीज़ नैम में चली गई? तो यहाँ हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 3 ग्रुप हैं। ये मैं आपको इसलिए दोबारा बता रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि क्या नैम बनने के बाद न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ जो नए देश आज़ाद हुए वो एकदम से सारे के सारे यूएसए और यूएसएसआर के अंडर आ गए या सीधे नैम में चले गए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये यूएसए है, ये यूएसएसआर है, ये नैम है, तो इसी तरह पूरा वर्ल्ड भी 3 कंपार्टमेंट में बट गया। ये मैप दिया हुआ है आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। और इसीलिए एक अलग तरह का ग्रुप है। कुछ ऐसे भी ग्रुप हैं जो बाद में नैम के साथ जुड़े और अभी भी जुड़ते जा रहे हैं कुछ। और आज जो सिचुएशन यूएसएसआर की है वो रशिया बन चुका है, तो हालात बहुत बदल गए हैं। लेकिन सिर्फ ये कहना कि सारे ही देश सिर्फ इन तीनों ग्रुप्स के साथ बढ़ गए वो पूरी तरह से सही नहीं होगा। तो ये मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है। अब हम करते हैं चैप्टर का लास्ट सेक्शन जिसका नाम है इंडिया एंड नैम। मैंने आपको ये भी बताया था इंडिया एंड द कोल्ड वॉर करके ये सेक्शन दिया होगा, लेकिन इंडिया एंड नॉर्मल अलाइनमेंट यहाँ हम समझ लेते हैं। देश आज़ाद हुआ 1947 में। अब समझिए इसको, अगर आप इंडिया हैं, लेट्स से जो भी आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप इंडिया हो, आप यहाँ बीच में हो और आपके आसपास बहुत सारे घर हैं और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इन सब के साथ आपके डिस्प्यूट्स हैं। ये आपके नेबर्स हैं, ये आपके नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था आप सब बदल सकते हैं, अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो इसीलिए इन पड़ोसियों के साथ अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं तो आप फॉरेन पॉलिसी होती है अपने पड़ोसी देशों को ध्यान में रखते हुए किस तरह से उनसे दोस्ती रखनी है, दुश्मनी रखनी है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे रखोगे, किस तरह के इकोनॉमिक रिलेशन रखने हैं और किस तरह की डिपेंडेंसी है। आप अपने पड़ोसियों पर डिपेंडेंट भी होते हो, उनसे भी आपको काम पड़ता है और आपको भी उनसे काम पड़ता है। तो इस केस में अगर हम देखें इंडिया बीच में है और बाकी उसके पड़ोसी देश हैं। तो उस टाइम पे आज़ादी के तुरंत बाद हमारे सामने इंटरनेशनली चैलेंज था कि हम फॉरेन पॉलिसी यानी अपने पड़ोसी देशों को लेकर के किस तरह का आचार व्यवहार बनाएं, कैसी नीति बनाएं कि इंटरनेशनली हम कैसे बिहेव करेंगे। तो उसे कहा गया इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एज सच अगर आप देखोगे तो पंचशील है, लेकिन अगर हम बात करें कोल्ड वॉर एरा की तो इंडिया ने क्या चूज़ किया था कि ना हम ग्रुप ए में जाएंगे यानी कि यूएसए और ना ही हम ग्रुप बी में जाएंगे। उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि हम अलग ग्रुप बनाएंगे, नैम। इनफैक्ट फाउंडर मेंबर्स में से भी इंडिया एक फाउंडर मेंबर था। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अगर आपसे पूछी जाए तो आपको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ही डिस्कस करना है। अब इसमें से क्वेश्चन अगर आता है तो वो 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो आपको बेसिकली वो पूरी कहानी बतानी है। स्टेप 1 ये है कि जैसे ही देश आज़ाद हुआ
इंडिया जैसे देश के पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, लोन्स के लिए, पैसे के लिए, पब्लिक हेल्थ केयर के लिए, जो भी डेवलपमेंट या जितने भी काम करने थे उनके लिए डिपेंडेंसी के लिए सिर्फ 2 ही देश थे। लेकिन इंडिया ने क्या किया, एक थर्ड वे चुना, मिड वे चुना कि मैं किसी के पास भी नहीं जा रहा हूँ, मैं एक अपना अलग ग्रुप बनाऊंगा ताकि जब मुझे ज़रूरत हो मैं ग्रुप ए और ग्रुप बी के पास जा सकूँ। और इन्हीं कारणों से, क्योंकि जो क्यूबा के साथ हुआ वो हमारे साथ ना हो, इसी कारण से हम कहाँ पहुँचे, हमने क्या अपनाया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब ये देखने में, सुनने में बहुत हाइपोथेटिकली अच्छा लग रहा है कि वाह इंडिया ने बहुत अच्छा रास्ता चुना, लेकिन इसे अगर आप नैम की बात करोगे तो इंडिया को बहुत बार क्रिटिसाइज भी किया गया है, बहुत बार उसे लताड़ा भी गया है कि जो इंडिया जैसे देश हैं उसने अपने इंटरेस्ट के लिए, सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया को नैम से फ़ायदा हुआ या नहीं। फ़ायदा माने आप फ़ायदा लिख सकते हो या व्हाट वाज द बेनिफिट। अब फ़ायदा देखें तो पहला फ़ायदा ये हुआ कि इंडिया किसी भी साइड जा सकता था भाई, कहाँ, यूएसए के पास भी जा सकता था और यूएसएसआर के पास भी, ये तो सिंपल सी चीज़ हो गई। दूसरा था, इंडिया जैसे देश को अब कोल्ड वॉर टेंशन्स के बीच में मीडिएटर का काम मिल गया। मीडिएटर यानी कि अब वो उनको समझा रहा है कि भाई इस तरह आप एक दूसरे से लड़ नहीं सकते हो, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनली आपकी जो इमेज है वो बेटर है, आप लाइमलाइट में हो, देश आपको जानते हैं। इनफैक्ट वही शायद एक कारण भी रहा होगा कि इंडिया को यूएन की परमानेंट मेंबरशिप का ऑफ़र मिला था, लेकिन इंडिया ने वो डिक्लाइन कर दिया। अगली बात अगर हम करें कि क्रिटिसिज्म, यानी कि क्या सारे देश जो थे वो बेवकूफ़ थे, उन्होंने इंडिया को कुछ नहीं कहा, तो हम क्रिटिसिज्म एक बार देख लेते हैं। पहली तो इस चीज़ पे इंडिया को बहुत जो है बुरा बोला जाता है कि इंडिया ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए नैम बनाया है, और ये अनप्रिंसिपल्ड है। अनप्रिंसिपल्ड होता है जिसका कोई सिद्धांत ना हो, जो बोलता कुछ हो और करता कुछ हो। दूसरा है बिग बॉस का एग्जाम्पल आप इसमें अच्छे से ले सकते हो कि उसमें हर कैंडिडेट कैसे अपने फ़ायदे के लिए बदल जाता है। तो इसको इंडिया को अनप्रिंसिपल्ड कहा गया कि उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किसको बनाया, नैम को। दूसरा था यूएसएसआर के साथ एक 20 साल की फ्रेंडशिप ट्रीटी। फ्रेंडशिप का मतलब ये होता है कि आप रिटन में एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हो भाई कि हम दोस्त हैं, और बाकी देशों को आप लेक्चर दे रहे हो कि हमें किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। तो उस केस में कहीं ना कहीं आपकी कथनी और करनी में अंतर तो दिखाई देता है। तो ये था क्रिटिसिज्म। अगर हम बात करें लास्ट सेक्शन की, जो कि एग्जैक्ट क्वेश्चन भी अगर आप बुक खोल के देखोगे तो एक लाइन दी हुई है, वॉज नैम रेलेवेंट, ये वर्ड दिया होगा आपकी बुक में, रेलेवेंस ऑफ नैम पे, और ये बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। रेलेवेंस में 2 तरह के आपको पर्सपेक्टिव दिए गए हैं। पहला कि आज के टाइम पे जब ग्लोबलाइजेशन है, हर कंट्री एक दूसरे से, हर एक कंट्री, अगर ये वर्ल्ड है, मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन अगर ये वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं तो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। और आज यूएस की शायद वो स्थिति नहीं है जो पहले थी, इसीलिए शायद सिलेबस से यूएस हेजेमनी को हटा भी दिया है। और इस डिपेंडेंसी के टाइम में क्या हमें नैम की ज़रूरत है, कि अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी चीज़ ये है कि नैम में सिर्फ जो लीडिंग मेंबर्स हैं उन्हीं को फ़ायदा हुआ, तो जो बाकी मेंबर्स हैं क्या उनको इस ग्रुप में रहने की ज़रूरत है। इन 2 बेसिस पे रेलेवेंस को बेसिकली नकारा गया कि अब नैम जैसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप आंसर लिखते हो तो हमेशा आपको बैलेंस्ड आंसर लिखना चाहिए, और उसके बाद जो सिलेबस जिसने भी डिफ़ाइन किया वो बाद में आपको ये भी मिलेगा कि नहीं ये रेलेवेंट है। क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि अगर ये रेलेवेंट ना होता तो इसके मेंबर्स 115+ ना होते। वो अपने आप में इसकी रेलेवेंस को बताता है। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया और इंडिया जैसे बहुत सारे देशों को इंटरनेशनली एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता अगर नैम ना होता। तो हैंस प्रूवन, जैसे आप मैथमेटिक्स में लिखते हो कि बिकॉज ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स, हालांकि ये कमियां हैं, बहुत बार क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ये प्रूव किया जा सकता है कि नैम जो है वो रेलेवेंट है।
इस तरह से आपका जो चैप्टर है वो ऑफिशियली ख़त्म हो गया। 1-2 सेक्शंस हैं नेम पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जो स्टेटमेंट है इज़ नेम न्यूट्रलिटी, इज़ नेम आइसोलेशन, वो मैं आपको कल के जो पिक्चर क्वेश्चन और मैप क्वेश्चन जो 10 ईयर में आए हैं उसके साथ ही करवाऊंगी। उसके लिए अभी डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कमेंट है, फीडबैक है, क्रिटिसिज्म है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अब तक हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो एक बार देख लेते हैं। कोल्ड वॉर, अरीनाज, नेम और इंडिया वर्सेस कोल्ड वॉर। मैंने कोशिश की कि इसको जितना इजी और जितना पॉइंटर्स में आपको समझा सकूं ज़रूर समझाऊं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हर एक लेक्चर में आपको इम्प्रूवमेंट दिखता है, और तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपके सजेशंस को ध्यान में रखते हुए आगे से पढ़ाया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स में, अपने फ्रेंड्स में जिसके लिए रेलेवेंट है, उसमें इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।